अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन आज हम गैर सियासी गुफ्तगू करेंगे। सियासत में वैसे ही बहुत कुछ हो रहा है, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान के हवाले से एक निस्बतन मुख्तलिफ पहलू पे आज कुछ गुफ्तगू करें। आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं साबिक खारजा सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब से। ये वजारत खारजा के चीफ डिप्लोमेट रहे 2013 से 2017 तक। वैसे तो उन्होंने अमेरिका, नेदरलैंड्स में भी बतौर सफ़ीर खिदमात अंजाम दी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के भी सरबराह रहे इस्लामाबाद में। लेकिन हम चाह रहे थे फोकस करें 2013 से 2017। ये वो ज़माना था जब अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बड़ी शदीद टेंशन चल रही थी। इसी दौरान भारत के साथ एक और मामला पेश आया। फिर सबसे बड़ा मसला था, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से फौज मांग ली, क्योंकि उनके यमन के साथ मसाइल शुरू हो गए थे। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो इंतहाई मुश्किल मराहल रहे हैं आइन गुज़श्ता 2-3 दहाइयों के दौरान, ये वो 3-4 साल थे जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, ताल्लुकात भी ख़राब हुए। तो हमने सोचा कि एजाज साहब से हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं। बल्कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ भी तकरीबन उसी ज़माने में हुआ था। तो एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए जी वक्त निकाला। तो जैसे मैंने जी अपने जरूर। रवैये में भी कहा कि आपने एक बड़े मुश्किल वक्त में कमान संभाली थी दफ्तर खारजा की। तो आप ये बताइए कि जब सऊदी अरब और यमन ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि हमें कुछ फौजी मदद चाहिए यमन के खिलाफ, उस वक्त हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे। आप भी उन सलाह मशवरों में शामिल थे। तो किस किस्म की मुश्किल सूरत हाल का उस वक्त पाकिस्तान को सामना करना पड़ा? जी ये 2015 की बात है, उसकी इब्तदाई महीने थे कि सऊदी अरब ने ये सोचा कि यमन में हूतीस के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक्स की जाएं, और उन्होंने शुरू भी कर दी। और उनकी तवक्को ये थी कि पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। और उसकी वजह ये थी कि बड़ी देरीना रफाकत रही है दोनों मुल्कों की, ये हमेशा दोस्ती भी बड़ी करीबी है और गहरी है। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया, जिस तरह आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। इम्तिहान इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पिछले 2 दहाइयों से असूलों पर यानी तरतीब दी गई थी। असूल क्या थे? यानी जब पूरी अरब स्प्रिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान ने किसी मुल्क के दाखिली मामलात में बिल्कुल कोई पोजीशन नहीं ली। मिसाल के तौर पर सीरिया में दोनों साइड्स पे हमारे दोस्त थे मुल्क पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सफारत खाना भी वहां पे रखा। पाकिस्तान का ये मौकफ रहा कि दूसरों के जो दाखिली मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, खुसूसन इस तरह का मिलिट्री फोर्स के साथ कोई रजीम चेंज या कोई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। चुनाचे पाकिस्तान ने अपने उन्हीं असूलों के मुताबिक ये फैसला किया कि ये मामला इतना तशवीशनाक है और ये इतना कि हमारे अपने असूलों की बेहकनी हो सकती है, तो वो पार्लियामेंट में चले गए डिस्कशन के लिए। पार्लियामेंट में आपने देखा कि रेजोल्यूशन पास किया कि हम इस मामले में कोई जानबदारी नहीं करेंगे। वो लफ्ज न्यूट्रलिटी का लफ्ज इस्तेमाल हो गया, जो मेरे ख्याल में कोई बेहतर लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उसकी वजह से वहां बड़ी खफगी आ गई सऊदी अरेबिया और यूएई में कि ये तो हमारे साथ होना चाहिए। उनको आहिस्ता आहिस्ता फिर इस बात का इदराक हुआ कि पाकिस्तान असल में अपने एक असूलों के मुताबिक कुछ काम कर रहा था। और आज देखें, जब सऊदी अरब और ईरान उसी यमन के मामले में भी यानी मिलकर काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के असूल की एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि तस्दीक हो जाती है। लेकिन उस वक्त यकीनन ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की क्यादत भी और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क्यादत इस पे कायम रही कि हम असूलों पर रहेंगे। और हमने वाकई फिर अपनी फौज जो है किसी दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क के अंदर अटैक के लिए, हमले के लिए नहीं भेजी। हम्म। जी। लेकिन इस मसले पे आप जैसे कह रहे हैं कि अस्करी और हमारी सिविल क़यादत थी, उसके दरमियान कोई रखना तो नहीं पड़ा था। नॉट एट ऑल जी, बिल्कुल नहीं पड़ा। देखिए, ये तो होता है कि भाई उसमें मुख्तलिफ रायें आती हैं, लेकिन इस बात पे सबका इतफाक था कि अगर आज हमने किसी तीसरे मुल्क में इस तरह की दखल दर अंदाजी की,
तो उसका नतीजा फिर कल को हमारे अंदर भी इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगी किसी और तरीके से। तो मेरे ख्याल में इस पे मुझे तो कोई इख्तलाफ नजर नहीं आया उस। यानी एक जी। लिहाज से वो अच्छा ही हो गया पाकिस्तान के लिए कि हम्म, अब ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब सब तकरीबन एक हो गए हैं। तो जी। पाकिस्तान ने अपने लिए, मेरा ख्याल है, वो खिड़की जो थी, वो विंडो, वो खुली रखी, जी। वो उस लिहाज से अच्छा हुआ। लेकिन अब जी। ये बताइए कि भारत के साथ हमारा एक बड़ा अजीबोगरीब लव हेट रिलेशनशिप रहा है। जी। जी। जब नवाज शरीफ साहब बने वजीर आजम, तो उन्होंने फिर उनके घर पे एक शादी भी थी, उसमें जी। नरेंद्र मोदी साहब भी आए। काबुल से वो जी। पहुंचे थे, बिल्कुल एक सरप्राइज विजिट था। तो आप लोगों के लिए क्या जी। वाकई वो एक सरप्राइज था, अचानक था? उसके लिए समझते हैं कि जो हमारी नौयत है ताल्लुकात की, उसको सामने रखते हुए ये मुनासिब था इस किस्म के दौरे पे दूसरे मुल्क के वजीर आजम को बुलाना? देखिए, ये तो सरप्राइज तो था ये दौरा, लेकिन एक पूरा माहौल इम्तियाज गुल साहब बना हुआ था। माहौल इस तरह था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही थी। 2014 में जब मोदी साहब वजीर आजम बने और उन्होंने कहा हम नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी बनाएंगे, और उन्होंने सार्क के लीडर्स को अपनी इनॉग्रेशन में बुलाया, तो हमारे भी वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए, तो एक माहौल सा बन गया। फिर उससे अगले साल 2015 में, अगर आपको याद हो, तो पाकिस्तान की जो एक उफा में मीटिंग हुई एससीओ की, तो उसमें भी ये बात थोड़ी सी बर्फ पिघली। और फिर बैंकॉक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन सेक्रेटरीज भी मिले, जिसमें मैं भी शामिल था। उस पे भी थोड़ी बात आगे बढ़ी, और फिर उनकी वजीर खारजा आ गई पाकिस्तान, इस्लामाबाद को, में 10 दिसंबर को एक बहुत ही दोबारा से बायलैटरल कम्प्रिहेंसिव डायलॉग रिज्यूम करने की बात होगी, हर चीज तय कर दी गई। अब ये माहौल और कॉन्टेक्स्ट था जब 25 दिसंबर को ये अपने किसी बाहर के दौरे से मोदी साहब आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि शायद इन्होंने सोचा कि मैं रास्ते में रुक के वजीर आजम साहब पाकिस्तान से घर पे जाके एक पर्सनल जेस्चर करता हूँ कि ये उनकी बर्थडे है। अच्छा, मैं इसलिए कहूंगा कि ये सरप्राइज थी क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता था। मुझे तो हिंदुस्तान के जो उस वक्त के हाई कमिश्नर हैं, TCA राघवन, उन्होंने मुझे फोन किया। मैं लाहौर आया हुआ था, आपको याद है, पता 25 दिसंबर की छुट्टी होती है, तो मैं लाहौर में आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई, मुझे अभी खबर आई है कि काबुल से उनका तैयारा चल रहा है, और मैं गाड़ी में इस वक्त सवार हूँ, लेकिन मैं नहीं पहुंच सकूंगा एयरपोर्ट। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी से फोन करके कहा कि ये डेवलपमेंट हुई। अब चूंकि ना उस वक्त के वजीर, हमारे जो एडवाइजर थे फॉरेन अफेयर्स के, ना स्पेशल असिस्टेंट, कोई भी नहीं पहुंच सका, तो मुझे हुक्म हुआ कि आप आ जाइए उसमें मुलाकात में, क्योंकि कोई तो सरकारी तौर पर कोई होना चाहिए। तो चुनाचे मैं पहुंचा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से एक जेस्चर था, और पाकिस्तान चूंकि दोबारा डायलॉग को ठीक कर रहा था, तो इसकी मेरे लिए एक पॉजिटिव एप्रिसिएशन है। मीटिंग के अंदर भी माहौल खुशगवार था, कोई ऐसी लंबी चौड़ी मीटिंग भी नहीं हुई, आधे घंटे 40 मिनट की मीटिंग थी, जिसमें कुछ ब्रीफिंग मैंने दी कि कुछ उस वक्त के खारजा सेक्रेटरी जयशंकर साहब ने दी। तो वो एक लिहाज से बर्फ पिघली थी, और वो एक अच्छा दौरा था। और अगर ये सिलसिला चलता रहता, बदकिस्मती से पठानकोट हो गया एक हफ्ते 10 दिन के बाद, और उसके बाद से वो हमारा सारा सिलसिला जो है वो रुक गया। अच्छा, लेकिन क्या सिर्फ ये पठानकोट का वाकया था, या फिर जब कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान ने उनके जासूस कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया बलूचिस्तान से, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस तरह खराब हुए कि आज तक वो दुरुस्त नहीं हो सके, और दरमियान में बहुत शदीद तलखी आ चुकी है, ऐसे लग रहा है? जी, कुलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद ये वाजे हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म तरीके से कर रहा है। बाद में भी हमारे पास और बहुत सारे सबूत आए हैं, जिस तरह EU डिसइंफो लैब है, जिसने बताया कि कई साल, हाँ साल तक कई फेक NGO के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती थी। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम कश्मीर का मुकदमा 2016 में बड़े जोर शोर से हम वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाएंगे। उससे फौरन पहले आपको याद होगा उड़ी का वाकया पेश आ गया। अब पाकिस्तानों का ख्याल था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, ताकि पाकिस्तान की बातचीत सही ना हो सके। बहरहाल दोनों मुल्कों के दरमियान जो बाहमी रंजिश है, जो अदम एतमाद है, उसकी वजह से वो सारा सिलसिला जो 2015 में किया था,
वो बदकिस्मती से रुक गया। और आज ये है कि 7-8 साल होने को आए और किसी किस्म के दोनों मुल्कों के दरमियान कोई रवाबित नहीं है किसी भी सतह पर। आप ये बताइए कि अब चूंकि पाक भारत ताल्लुकात की हम बात कर रहे हैं, अ, इसका बराह रास्त ताल्लुक डॉन लीक्स के साथ भी था, या डॉन लीक्स का ताल्लुक पाक भारत ताल्लुकात के साथ था? वो जरा बताइए मुख्तसर सा करके कि उस दौरान क्या क्या ऐसे वाकयात हुए कि जो बिल आखिर डॉन लीक्स कहा गया उसको, वो था क्या? और दूसरा फिर एक और बदकिस्मती से गुज़िश्ता साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो तो दरअसल जनरल राहील ने महज अपनी एक्सटेंशन की खातिर एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया था। तो क्या वाकई बतंगड़ बना दिया गया था? देखिए गैसगुल साहब, आप तो सहाफी रहे हैं, सारी जिंदगी आपकी इस उसमें गुजरी है, मैदान में। अ, खबरें तो बड़ी बड़ी छपती हैं जी, वो भी छप गई। जरा गैर जिम्मेदाराना खबर थी, क्योंकि आप अगर गौर से देखें उसको तो यूं लग रहा था जैसे सिविलियन लीडरशिप एक साइड पे है और मिलिट्री लीडरशिप एक साइड है, और सिविलियन लीडरशिप ये कह रही है कि अगर आपने ये मिलिटेंट्स को ना रोका तो इससे पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो जाएगा। अब इतनी ब्लैक एंड व्हाइट तो चीजें नहीं होती ना, देखे ना। नॉन स्टेट एक्टर्स तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सीरिया में कौन सा मुल्क है जिसने नॉन स्टेट एक्टर्स वहां इस्तेमाल नहीं किए? आज शुक्र है कि वहां जंग खत्म हो रही है और बेहतरी आ रही है, लेकिन ये एक हकीकत है। अब उसको हमारे मेरा ख्याल है कि हमारे जो पाकिस्तान के जो खैर खा नहीं है, उनकी कोशिश रही है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक वेज, एक खलीज बनाई जाए। और ये डॉन लीग्स तकरीबन उसी किस्म की एक काविश थी, लेकिन वो बदकिस्मती से इतना ज्यादा वो मामला फैल गया, एक कमीशन बना, हमने सबने उसमें जाके अपनी राय भी दी। मैं तो यही समझता हूँ कि ये बदकिस्मती थी कि उस वक्त इस किस्म की का माहौल बना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उस वक्त सिविल मिलिट्री ऑपरेशन अरूज पर थी, ऑपरेशन जरबे अज़्ब हो चुका था, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बन चुका था, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो रहा था, एक बहुत मोमेंटम था। लेकिन जब इस किस्म की कोई खबरें आती हैं तो उससे उसको थोड़ी जिक पहुंचती है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। जी। लेकिन उससे एक और मसला जो आपकी सफारतकारी के लिए भी एक मुश्किलात पैदा करता है, वो है क्रेडिबिलिटी। कि जब इस किस्म की खबर अगर सामने आती है जिससे तासुर ये मिलता है कि हमारी फौजी और सिविल लीडरशिप के दरमियान किसी मामले पे अदम इत्तेफाक है, इख्तलाफात हैं, तो उससे बहसीत मजमूई पाकिस्तान का जो निज़ाम, जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ खारजा पॉलिसी तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इनपुट होता है और एक खारजा जी पॉलिसी मुल्क के सामने आती है, वो जो एलिमेंट है वो बरह रास्त मुतासर हो जाता है जब दो बड़े इदारों के दरमियान इस तरह के अदम एतमाद या इख्तलाफ की सूरत में सामने आता है। जी जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं बताऊं, उस वक्त तो खसूसन बहुत अच्छा काम हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े अरसे बाद बड़ी मुश्किल से दहशत गर्दों की बहकनी की थी। आपको पता है ऑपरेशन जरबे अज़्म कोई आसान काम नहीं था। उससे पहले 2009 से सवात में, फिर 2012 में जनूबी वजीरिस्तान में, कराची में, ये सारा सिलसिला वो जड़ें पकड़ चुके थे। वहां पे टनल्स बना ली थी उन्होंने, आईईडी फैक्ट्रीज बना ली हुई थी। ये कोई आसान काम नहीं था, तो एक पूरी कौम का कंसेंसस चाहिए था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 2013 और 2014 के दरमियान कई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसिस की, जिसमें तमाम लीडरशिप इंक्लूडिंग हमारे उस वक्त के अपोजिशन लीडर हमारे इमरान खान साहब भी जो थे वो शामिल, ये सब ऑन बोर्ड थे कि जी ये काम करना पड़ेगा। और उससे हमारी फौज को वो कुवत मिली कि उसने जाके वो काम किया। तो ऐसे माहौल को खराब तो वही करना चाहेगा ना जो पाकिस्तान की खैर खाई नहीं चाहता। क्योंकि सिविल मिलिट्री डिवाइड, आई ऑलवेज फेल्ट कि ये इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, और हमारे दुश्मन उसी के ऊपर पंप करते हैं, कोशिश करते हैं। तो डॉन लीग्स बदकिस्मती से उस डायनेमिक के अंदर आ गया। अच्छा, फिर ये बताइए कि डॉन लीग्स का मसला आ गया, लेकिन उसके बाद फिर एक दो तीन बड़ी मशहूर ब्रीफिंग्स भी हुई, आप भी उसमें शामिल थे, तो उसमें भी कुछ ऐसे लग रहा था कि उसकी वजह से इख्तिलाफ राय पैदा हुआ।
और वो था शायद अप्रोच के हवाले से कि ये जो दहशतगर्दी का या मजहबी इंतहा पसंदी का या प्राइवेट जत्थे हैं, इनके साथ कैसे हैंडल किया जाए। वो अगर आप कुछ बताना मुनासिब समझें, क्योंकि उसके फौरन बाद फिर पाकिस्तान का के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मंसूबा भी आ गया, और वो भी बुनियादी तौर पे उसका जो ताल्लुक था वो दहशतगर्दी के खात्मे से था। जी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल बन गया था। एक लीगल रिजीम बनी हुई थी। आपको याद होगा कि 1999 में 1267 रिजीम वो तालिबान और अलकायदा के खिलाफ थी। फिर 9/11 के फौरन बाद 1373 रिजीम आई, जिसमें तमाम हुकूमतों को कहा गया कि आपने तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स को रोकना है, एक्शन लेके रोकना है कि वो किसी किस्म की दहशतगर्दी न करें। और फिर 1540 आई 2004 में, जिसमें कहा गया कि उनको कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तक उन तक ना पहुंच सके, प्रोलिफरेशन रोकनी है। अब ये एक लीगल रिजीम तो ऑलरेडी मौजूद थी। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में कामयाबी नहीं हो रही थी। उनका ये ख्याल था कि कामयाबी इसलिए नहीं हो रही है कि तालिबान को पाकिस्तान की हमायत हासिल है। हम उनको कहते थे आप इसका अस्करी हल छोड़ें और सियासी हल ढूंढें, लेकिन बहरहाल वो 17.5 साल तक वो डटे रहे कि नहीं, इसका अस्करी हल हमारे पास मौजूद है, वो हम करेंगे। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान पे उन्होंने दबाव ज्यादा बढ़ा दिया कि भाई ये लीगल रिजीम मौजूद है, आप तालिबान के खिलाफ, हक्कानीज के खिलाफ। और फिर हिंदुस्तान ने सोचा कि यार अभी इसी मौके पर हम भी लश्करों को बीच में डाल दें कि ये उन्होंने अपने आप को अमेरिका का हलीफ और एलाई कहा कि देखें आप पे भी इस्लामिस्ट टेररिज्म आए हैं। वो लफ्ज इस्लामिस्ट बोलते हैं। और हम पे भी देखें पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, ये तो एक माहौल सा बैनुल अक़वामी तौर पर वो बनाने में कामयाब। तो 2016 में अगर आप देखें तो उस वक्त अमेरिका भी खफा था पाकिस्तान से इस वजह से कि उसको अफगानिस्तान में कामयाबी नहीं हो रही। हिंदुस्तान इस बात से खफा था कि वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो एक्टिविटी हो रही थी वहां पे उसको दहशतगर्दी नहीं समझता था। ऐसा अगर वो सिविलियंस के खिलाफ नहीं, अगर वो फोर्सेस के खिलाफ थी तो वो उनका ख्याल था कि ये दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत उनको हक है अपनी आजादी के लिए लड़ने का। तो वो भी हिंदुस्तान भी आपके बड़ा सख्त खिलाफ हो गया था, पठानकोट भी हो चुका था। और फिर अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी वो भी आपसे बहुत खफा थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि भाई हम अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके ऊपर एक्शन हम लें पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को ये फिक्र थी कि अगर हमने यहाँ एक्शन ले लिया तो ये जंग तो इधर शिफ्ट हो जाएगी सारी की सारी। तो हम ये कहते थे उनका बड़ा काडर तो उधर है, लड़ाई तो वो उधर कर रहे हैं, यहाँ बैठ के वो कैसे पूरी उस वक्त जो रिपोर्टें आ रही थी, सिगार की रिपोर्ट्स, आप तो माशाल्लाह अफगानिस्तान पे आपका बहुत इल्म है। तो उस वक्त भी ये लिखा हुआ था कि ये 44% टेरिटरी तो उनके कंट्रोल में नहीं थी और वो सारी तालिबान के कंट्रोल में थी। तो पाकिस्तान पे बहरहाल एक माहौल बैनुल अवी तौर पर इन तीनों मुल्कों ने एक ट्राइका सा बन गया। और वो माहौल पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बनाया था कि हम इसको तनहा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का कि वो अपने उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि तकरीबन उसी वक्त, थोड़ा उससे पहले, अगर आपको याद हो तो नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी हो चुकी थी, चीन के साथ पाकिस्तान के रवाबित हो गए थे, ईरान के साथ ब्रेक थ्रू हो रहा था, टापी निकल रहा था, और भी प्रपोजल्स उठ रही थी। तो वो जो मंसूबा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, वो तो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने वो दूसरा पेंतरा बंदरा बदला और उनका, अच्छा जी हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए वही काम करते हैं जो हम वैसे डायरेक्टली नहीं कर सके। और वो आपने देखा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मैं ये ईमानदाराना तौर पर समझता हूँ कि उसका हमें कुछ फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि हमारी जो मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम थी उसमें बड़े लूप होल्स थे। तो वो हमने उनका जो एक्शन प्लान मिला वो जब हमने सारे पूरे किए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा हो गया। अलबत्ता हिंदुस्तान और अमेरिका का गठजोड़ साफ नजर आ रहा था उस वक्त कि वो कह रहे थे कि नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को नहीं निकलने देंगे ता वक्त है कि जो उनके मुताबिक एंटी यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर एक्शन ना लिया जाए। अच्छा, वो भी ले लिया गया। आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मॉनिटरिंग टीम थी 1373 रिजीम के तहत, वो पाकिस्तान आती थी और वो भी आकर उनको भी सारी जगहों पर ले जाते थे। फिर ये FATF की भी आई टीम।
जब वो उन्होंने सबने सर्टिफाई कर दिया कि भाई ये जितने आप लोग जो कह रहे थे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो तो सारे के सारे बिहाइंड बार्स, उनके ऊपर लीगल केसेस बने हुए हैं, अब किस खाते में कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फॉट वेल, एक बहुत ही बड़ी मूव थी पाकिस्तान के खिलाफ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वी केम आउट ऑफ इट। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने वो जंग किसी और तरीके से जारी रखनी है, कोई ना कोई रास्ते निकालने चाहिए, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी मैं समझता हूँ कि बेहतरी पैदा करनी चाहिए। इसमें अफगानिस्तान का सारा कसूर नहीं, हमें भी बहुत कुछ करना है, और यही काम मैं हिंदुस्तान के साथ भी चाहूंगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी भी तब फायदेमंद होगी अगर ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी आएगी। तो इसलिए अपनी अप्रोच के लिए मेरा ख्याल है वी हैव गुड लेसन्स टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंस। तो आप समझते हैं कि ये जो हमारे लिए मुश्किलात हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, जियोपॉलिटिकल जिसको कहते हैं, जी। उसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे मजीद अब हम बेहतर अंदाज में भी निमट सकते हैं। और ये कि हमने पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कुछ सबक भी सीखे हैं जो ज्यादतियां हुई बैन अवी सतह पे, और उसकी वजह से हमारी सफारतकारी अब बेहतर हो रही है। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि ज्यादतियां पाकिस्तान की तरफ से हुई तो मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जियो पॉलिटिक्स में दूसरे सारे फरिश्ते नहीं हैं। मतलब हिंदुस्तान ने भी हर वो काम किया है जिसको बैनुल अवी असूलों के मुताबिक आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अमेरिका ने भी ऐसे काम किए हैं, और भी मुल्कों ने। आज भी अमेरिका जो चीन के खिलाफ घेरा तंग कर रहा है, उसके लिए वो हर चारा अपना ला रहा है सामने, जो कोशिश कर सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को सारा दोष देना मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बावजूद इन तमाम मसाइल के और मुश्किलात के वी डिड वेल। जहां पे हमारी कमजोरी रही है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कमजोरी हमारी रही है कि हमने अपनी इक्तसाद पे उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए। देखिए, बैनुल अकवामी बरादरी में वजन उसी मुल्क का है जिसकी इक्तसाद बेहतर है। यही चीन था जब माओ के जमाने तक कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने डेंग जियाओपिंग के बाद 30 साल तक अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस शो की तो चीन एक बड़ा प्लेयर बन गया, और अमेरिका का ख्याल है कि सुपर पावर बन रहा है। इसी तरीके से हिंदुस्तान ने भी जब 1991 के बाद से अपनी इकोनॉमी ओपन अप की और 6-7% की ग्रोथ रेट लिए, तो आज वो अपने ख्वाब देख रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लें, और वो दुनिया की तीसरी चौथी इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं। तो ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को अपनी सारे काम छोड़ के अपनी इक्तसाद पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आपकी जो खारजा पॉलिसी में जो आवाज है उसमें वजन आए, लोग आपको संजीदा लेंगे, आपके अपने दोस्त आपको संजीदा लेंगे। यूएई है, सऊदी अरेबिया वगैरह, और अब तो इतनी अपॉर्चुनिटी इम्तियाज गुल सब सामने निकल रही है, ईरान और सऊदी अरब की रेपरोशमा के बाद चीन के साथ पाकिस्तान दरमियान में बैठा है। लेकिन हमें कुछ काम करना होगा। ये खाली खुली जिसे कहते हैं ना, बातचीत से नहीं चलेगा। हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने होंगे, हमें गवादर को ऑपरेशनलाइज करना होगा, हमें एक बिजनेस रिजीम ऐसी बनानी पड़ेगी। सारी तवज्जो मेरे ख्याल में इस तरफ होनी चाहिए, और आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपकी दाखिला और खारजा पॉलिसी का महवर होना चाहिए। ये सबक हम सीख सकते हैं पिछले चंद साल की सारी जो जद्दोजहद हमने की उसमें से। पहले बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। दोस्तों, आपने साबिक खारजा सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब की बातें सुनी, और उसका लुबे लुबाब भी यही है कि जब तक पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं करेगी, पाकिस्तान के इक्तसादी मसाइल पे तवज्जो नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक सिफारतकारी भी फिर बड़ा मुश्किल एक फरीज़ा बन जाता है। क्योंकि लोग किसी मुल्क के साथ अगर एंगेज करते हैं, जैसे इंडिया या चीन के साथ ना चाहते हुए भी, खास तौर पे वो चीन की इक्तसादी कुवत की वजह से है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिक्योरिटी की खातिर इक्तसादी सूरत हाल पे या हमारे इक्तसादी रिफॉर्म्स पे वो तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि आईएमएफ से अब पाकिस्तान ने $1 अरब लेने हैं, कर्जा है वो भी, लेकिन उसकी खातिर न जाने पाकिस्तान को क्या क्या करना पड़ रहा है। और लगता यह है कि वो प्रोग्राम भी अब तकरीबन फारिग हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब आईएमएफ की मजीद डिक्टेशन शायद कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर कर्जा मिल भी गया तो क्या, अगर पाकिस्तान में जो तवील अरसे से दरकार इक्तसादी इस्लाहात है वह न हो सकें, क्योंकि इस्लाहात नहीं होंगी तो फिर
स्पेस जो है हमारे सिफारतकारों के लिए, हमारी हुकूमत के लिए बहुत महदूद रहता है। यानी ये नहीं हो सकता कि एक हाथ में कशकोल हो और दूसरे हाथ के साथ आप दोस्ती के बुलंद बांग दावे करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।